हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों 11th क्लास का पहला लेसन चल रहा है। बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री हम सीख रहे हैं। जो केमिस्ट्री की एबीसीडी है वो हम सीख रहे हैं। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 रासायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। आज का एपिसोड नंबर है 3। आज के एपिसोड में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अगर आप केमिस्ट्री रेगुलर शुरू से सीखना चाह रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस डे बाय डे करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है द्रव्य के गुणधर्म एवं उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्म एवं उनका मापन, ठीक है, ये साथ में लिखना है मापन। द्रव्य मैं पिछली क्लास में बताता आ रहा हूं कि पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। मतलब किसी भी पदार्थ के गुणधर्मों का गुणधर्म क्या होते हैं और उनका मापन कैसे होता है। तो बच्चों कोई पदार्थ है आपके पास, ये मार्कर है, इसके गुणों का आपने मापन करना है। तो इसके अंदर गुण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर है भौतिक गुणधर्म और एक है इसके अंदर रासायनिक गुणधर्म। बिल्कुल आराम से समझो, आराम से देखो, ये मार्कर है, ये एक पदार्थ हुआ ना, इसके मुझे गुण मापने हैं। तो इसके दो तरीके के गुण हैं, एक भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्मों से क्या मतलब है? अरे मैंने इसको देखा और इसको देख करके मुझे पता लगा कि यार इसका रंग जो है ना वो काला है, रंग ब्लैक है, इसका कलर जो है इसका ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने इसको देखा कि इसका मैंने भार देखा कि भार जो है इसका कितना है, तो मैंने देखा ये 100 ग्राम का है लगभग, क्लियर। और मैंने इसको देखा कि इसके अंदर स्मेल कैसी आ रही है, तो मैंने स्मेल करके देखा, मुझे लगा कि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही है। या मैं इसके अंदर इसका आयतन देखना चाहता हूं कि ये कितनी जगह घेरता है, तो जितना इसका एरिया है उतनी तो जगह घेरेगा। तो ये गुण मैंने इसके देखे। आप मुझे बताओ बच्चों, अरे बताओ कि इन चीजों को देखने के लिए मैंने इसके कोई संगठन में या इसके गुणों में कोई परिवर्तन किया क्या? मैंने उसमें कुछ परिवर्तन किया? नहीं, बस देखा काला है। स्मेल किया? कोई स्मेल नहीं, ठीक है। और भार देख तोल के देखा 100 ग्राम है, मैंने इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करा, मार्कर एज इट इज पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे गुणधर्मों को हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ के गुणधर्म, अगर अपने वो गुणधर्म जिनको देखने के लिए उस पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करें, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करें, तो उन्हें हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे उस उदाहरण जो मैं पहले लिख रहा हूं, जिससे जो है बात हमें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं पहला उदाहरण लिख रहा हूं, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक भौतिक गुणधर्म है, आयतन एक भौतिक गुणधर्म है, और क्या है? रंग उसका एक भौतिक गुणधर्म है, उसकी गंध, गंध का मतलब उसकी खुशबू, ये भी उसका एक भौतिक गुणधर्म है। क्योंकि इनको देखने के लिए हमें पदार्थ में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं भौतिक गुण की अभी गुणधर्म की परिभाषा लिख रहा हूं बच्चों। देखो भौतिक गुणधर्म की परिभाषा लिख रहा हूं कि वे गुणधर्म किसी पदार्थ के वे गुणधर्म, पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें मापने के लिए या देखने के लिए, मापने के लिए या देखने के लिए पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। पदार्थ में या पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, उसे भौतिक गुणधर्म कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं? भौतिक गुणधर्म कहते हैं। आपको कहीं रट्टे नहीं मारने, इन चीजों को रट्टे नहीं मारने। बस सीधी सी बात है कि अगर कोई पदार्थ का ऐसा गुण है जिसको देखने के लिए उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, मुझे इसका रंग देखना है तो मुझे इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना कि इसको जला के देखूं, मैं इसको उबाल के देखूं, मैं पानी में घोल करके देखूं, तो ऐसा मुझे इसके अंदर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ देख करके इसका रंग बता रहा हूं। तो इसका मतलब है ये कैसा गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म है। और ये उदाहरण मैंने इसके नीचे लिख दिए। चलिए
अब दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण भी मैं पहले लिख देता हूं। अगर मैं उदाहरण लिख दूंगा तो आप जो है इसकी मतलब इसको डेफिनेशन जो है, इसकी परिभाषा जो है बहुत आसानी से दे पाएंगे। इसका उदाहरण है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता कि मैं चेक करना चाहता हूं कि ये पदार्थ जलता है या नहीं जलता। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये पदार्थ अम्लीय है या रासायन क्षारीय है। ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसका मतलब क्षारकता। तो ये ऐसे गुण है, मान लो मेरे को इस मार्कर को देखना है कि यार ये जलेगा कि नहीं जलेगा। अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे इसको जला करके ही देखना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पर इसके ऊपर आग लगाऊंगा और आग लगाऊंगा, अगर जल जाएगा तो मैं कहूंगा ये ज्वलनशील है। ठीक है, अगर ये नहीं जलेगा तो मैं कहूंगा नहीं ज्वलनशील। तो इसका मतलब है इसकी ज्वलनशीलता चेक करने के लिए मुझे इसको जलाना पड़ रहा है, मुझे इसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ऐसे गुणधर्म को मैं क्या कहता हूं? रासायनिक गुणधर्म कहता हूं। समझ में आ रही है बात? तो क्या हुई बात कि मैं इसकी परिभाषा अगर लिखूं तो परिभाषा क्या बनी बच्चों? ये बनी कि वे गुणधर्म किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें मापने के लिए या देखने के लिए, मापने के लिए उस पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना पड़ता है। उस पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, उन्हें रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए दोनों की परिभाषाएं और साथ में इनके हो गए उदाहरण। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है कि यार किसी पदार्थ के कोई गुण को मैं मापना चाहूं तो उसके लिए अगर तो मुझे उस पदार्थ में कोई परिवर्तन करना पड़े तो वो है रासायनिक गुणधर्म, और मुझे उसमें को उस गुणधर्म को मापने के लिए कोई परिवर्तन ना करना पड़े तो वो है भौतिक गुणधर्म। मुझे किसी का भार मापना है तो यार मैं इसको बस तराजू पे रखूंगा और भार माप लूंगा, मेरे को इसमें परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? मुझे इसको तोड़ने मरोड़ने की क्या जरूरत है ना? मुझे इसको जलाने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ भी नहीं करना, बस तराजू पे रखना है और तोल लेना है। तो ये द्रव्यमान मापना है तो इसका मतलब ये द्रव्यमान कैसा गुणधर्म होगा? भौतिक गुणधर्म होगा। अब अम्लता, क्षारकता या ज्वलनशीलता ये चेक करने के लिए तो हमें उसकी कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, उसको जलाना पड़ेगा। तो ये गुणधर्म ऐसे हैं जिनको मापने के लिए उसके संगठन में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास कैसा गुणधर्म होगा बच्चों? रासायनिक गुणधर्म होगा। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स कैसे मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स ये बच्चों, आपको कहीं इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है, आपको ज्यादा लिखना ही नहीं है। अगर कोई ज्यादा लिखने वाली चीज होगी तो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? आपको कहीं भी ज्यादा लिखना ही नहीं है। तो ये हुए आपके पास भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट बात। नेक्स्ट है कि भौतिक गुणधर्मों का मापन कैसे किया जाता है। अब मापन का मतलब दो तरीके के गुणधर्म हो गए, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। अब हमें मापना है किनको? भौतिक गुणधर्मों को मापना है, भौतिक गुणधर्मों को मापना है। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म जैसे है द्रव्यमान। बच्चों आप दुकान पर गए, क्लियर, किसी से चीनी ली तो वो आप कह रहे हो कि मेरे को जो है 2 किलो चीनी दे दो, तो वो 2 किलो चीनी जो है वो 2 द्रव्यमान जो है उसका भार जो है उसको 2 किलो में उसको तोल करके आपको किलोग्राम में तोल करके आपको दे देगा। अगर तेल लेने गए तो सरसों का तेल लेने गए मान लो, तो उसको जाकर के आप क्या कहोगे कि 2 लीटर तेल दे दे, है ना? उसको ये नहीं कहोगे कि 2 किलो तेल दे दो। कई बार गांव में या ऐसे लोग क्या देते हैं कि 2 किलो तेल लाए, 5 किलो तेल ले आए। तो तेल जो है वो किलो में नहीं लिया जाता, लीटर में लिया जाता है, आयतन लिया जाता है। द्रव का क्या लिया जाता है? आयतन। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो तो जो है वो किलोग्राम में, ग्राम में इस तरीके से मापा जाता है। और उसका आयतन जो है, किसी पदार्थ का आयतन, जैसे द्रव है तो द्रव का आयतन जो है वो लीटर में मापा जाता है। तो ये अपने को भौतिक गुणधर्मों को किसमें मापना है ये चीज हमने सीखनी है। और इस चीज को सीखने के लिए क्या हुआ, मतलब कोई भी समय है, द्रव्यमान है, ठीक है, और कोई विद्युत धारा है, इन भौतिक गुणधर्मों को किस में मापा जाए ये समझाने के लिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई।
मात्रकों की कौन सी पद्धति आई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कि सभी वैज्ञानिकों ने एक संगठन, एक सारे इकट्ठे हुए, एक सम्मेलन किया और कहा कि हम सारे इकट्ठे होकर के एक निश्चित पैमाना करते हैं और निश्चित करते हैं कि किस गुणधर्म की क्या इकाई होगी। सब एक बराबर फिक्स करते हैं। ये सब देशों का एक जैसा पैमाना हो गया। मान लो अगर ये पैमाना अलग अलग होता, ठीक है, ये पैमाना अलग अलग होता तो ऐसा हो जाता ना कि हम तो यहाँ पर जो है 1 किलो, मान लो हमारे यहाँ इतना होता और अमेरिका में 1 किलो इतना सारा होता, ठीक है, मतलब कोई चीज है तो वो सेम चीज जो है वो इतनी होती। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान अगर इनकी इकाइयां अलग अलग होती तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती। हम अमेरिका से कोई चीज मंगवाते कि जी 5 किलो भेज दो, ठीक है, या अमेरिका वाले हमसे कोई चीज मंगवाते 5 किलो भेज दो, तो हम तो इतनी इतनी करके इतनी 5 किलो भेज देते, जबकि वो कहते हमारे यहाँ तो 5 किलो इतनी सारी है। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो इसका मतलब पूरे विश्व में कोई भी इकाई है, द्रव्यमान की जो इकाई है वो पूरे विश्व में एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया और सारे कुछ विशेष जो अपने पास गुणधर्म है उन गुणधर्मों की इकाइयां निश्चित कर दी कि द्रव्य समय होगा तो इसकी इकाई ये होगी, द्रव्यमान ये होगी, लंबाई की ये होगी, विद्युत धारा की ये होगी, इनकी लंबाई, इनकी जो इकाइयां हैं वो निश्चित कर दी गई। चलिए, तो ये जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ या इंटरनेशनल सिस्टम, पूरा लिख देता हूं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब इंटरनेशनल यूनिट्स को ना एस आगे ले लो, आई बाद में ले लो, तो इसको एस आई भी कह देते हैं। अपने क्या कह देते हैं बच्चों? एस आई, और इसको लिख देते हैं एस आई पद्धति। इंटरनेशनल यूनिट या अंतरराष्ट्रीय पद्धति को जो है वो एसआई पद्धति भी कहते हैं, जिसके अंदर सभी यौगिकों के अलग अलग जो है सभी गुणधर्मों के अलग अलग इकाइयां जो है वो निर्धारित कर ली गई हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास एसआई पद्धति है। अब एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग क्या किया गया है बच्चों? कुछ मूल मात्रक हैं, कुछ गुणधर्मों के ऐसे मात्रक हैं जो मूल रूप से हैं, वो किसी से बने हुए नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इनको आप एक बार देख ले, नजर मारना है, कहीं रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। क्या नजर मारनी है कि आपके पास जो है ये पहली इकाई है समय। क्या है? समय। समय को इसका प्रतीक क्या है समय का? टी फॉर टाइम, ठीक है। तो इसका प्रतीक है टी, और इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है सेकंड। क्या है? सेकंड। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो कहती है कि समय का जो हमने मात्रक मानना है वो क्या मानना है? सेकंड मानना है, और सेकंड क्या होगा वो भी निर्धारित किया गया, ठीक है। और सेकंड का प्रतीक क्या है? एस। टाइम का, समय का प्रतीक है टी, सेकंड का प्रतीक है एस। क्लियर? इसके बाद दूसरा मूल मात्रक कौन सा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे? एम से। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का प्रतीक क्या है? केजी। किलोग्राम का प्रतीक क्या है? केजी, है ना। अपने कहते हैं ना 5 केजी, 4 केजी, तो वो केजी जो है वो किलोग्राम है, और किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम इसका प्रतीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपने लंबाई की। तीसरा मूल मात्रक है वो है लंबाई। लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एल से। और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से, ठीक है। इसके बाद चौथा मूल मात्रक है, चौथा जो गुण है वो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से आपके पास पांचवा गुण है ज्योति तीव्रता। आई वी से प्रदर्शित करते हैं,
इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसको CD से प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रतीक जो है वो CD होता है। ये ज्योति तीव्रता क्या है, विद्युत धारा क्या है, लंबाई क्या है, इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। क्लियर? तो एक बार सिर्फ अपने को सुनना है, कहीं भी बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छठा गुण जो है वो है उष्मागतिकीय ताप। उष्मागतिकीय ताप, और उष्मागतिकीय ताप मतलब ताप ही है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप उष्मागतिकीय समझ करके कोई अलग मतलब समझने लग जाए, ये ताप ही है। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? T से। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। क्लियर? और इसी तरीके से पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मतलब पदार्थ कितनी मात्रा में है, इसको मात्रा को हम n से प्रदर्शित करेंगे। और इसका मात्रक जो होता है, मात्रा का मात्रक होता है मोल, और मोल को MOL ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हुए बच्चों 7 मूल मात्रक। किस किस के हैं? समय की, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, उष्मागतिकीय ताप, पदार्थ की मात्रा, ये जो है वो मूल मात्रक है। इन गुणधर्मों के मात्रक जो है मूल मात्रक है। और मूल मात्रक क्या है? समय का मूल मात्रक है सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। और ताप का क्या है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल। ठीक है, और इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कहीं लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, और उस लिंक को आप ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे तो डेली की जो है ये PDF मैं आपको भेज ही दूंगा। ठीक है बच्चों, और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोजाना की वीडियो का जो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब अपने। देखो, अब पहले तो अपनों ने मूल मात्रक पढ़ ली, अब मूल मात्रकों को हमने बदलना है। मूल मात्रकों को बदलना है किस में? मूल मात्रक कैसे बदलेंगे? जैसे मूल मात्रक अपने पास समय था, ठीक है, मूल मात्रक समय का अगर अब मूल मात्रक देखा जाए, ये देखो, ये आपके पास समय था। समय का मूल मात्रक उन्होंने कहा कि जी सेकंड होता है। मूल मात्रक समय का क्या होता है? सेकंड। लेकिन मैं तो इस सेकंड को घंटे में बदलना चाहता हूं। मैं तो इस सेकंड को किस में बदलना चाहता हूं? घंटे में बदलना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो घंटा जो है इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्या मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो लंबाई थी, लंबाई का मूल मात्रक जो है वो मीटर था। लंबाई का मूल मात्रक क्या था? मीटर था। लेकिन इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दूं, सेंटीमीटर में बदल दूं, ठीक है, मैं इसको किस में बदल दूं? मैं इसको डेसीमीटर में बदल दूं, मैं इसको पिकोमीटर में बदल दूं, तो इसका मतलब है ये जो है इसके क्या हो गए हैं? व्युत्पन्न मात्रक हो गए हैं। समझ में आई बात? कि आपके पास ये जो मात्रक है वो तो है मूल मात्रक, अगर इनको किसी और में बदल लिया तो ये हमारे पास हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आई बात? कि व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? जो मूल मात्रक है उनको अगर किसी और मात्रक में बदल दिया जाए तो वो उसके व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। ये बात हुई आपकी व्युत्पन्न मात्रक की। चलिए, ये है अपने पास व्युत्पन्न मात्रक। अब इनको व्युत्पन्न मात्रकों को देखने के लिए दो प्रकार की प्रणालियां हैं, एक MKS और एक CGS। दो प्रणालियां हैं। दो प्रणालियां जो है किसी भी पदार्थ के मात्रक को, गुणों को मापा जाता है दो प्रणाली में। जैसे MKS जो प्रणाली है, MKS जो प्रणाली है उसको समझो। तीन गुण देखने हैं बच्चों, तीन गुण। एक तो देखना है द्रव्यमान, द्रव्यमान पहले देखो आप, दूरी, दूरी, फिर देखना है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ये लो। दूसरा आपने क्या देखना है बच्चों? द्रव्यमान। पहले दूरी की जगह लिखो लंबाई, लंबाई, फिर आपने क्या देखा? द्रव्यमान, और फिर देखा समय। ये तीन गुण हैं। ये तो क्या है? गुण है। इनके मात्रक, इनके मात्रक क्या? लंबाई का मात्रक हम क्या लें बच्चों? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या ले लें? मीटर। मीटर को n से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक हम क्या ले लें बच्चों? किलोग्राम। क्या ले लें? किलोग्राम। ठीक है,
और इसको अपने के कहेंगे, और समय का मात्रक ले लें अपने सेकंड। क्या ले लें? सेकंड। और सेकंड को किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। ठीक है, तो ये प्रणाली क्या बन गई? लंबाई का मात्रक एम, द्रव्यमान का मात्रक के, समय का मात्रक सेकंड, तो एमकेएस प्रणाली बन गई। अगर आपसे कोई पूछे कि एमकेएस प्रणाली क्या है, क्या कहोगे? कि यदि, आप क्या लिखोगे? यदि द्रव्यमान लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए तो इस प्रणाली को एमकेएस प्रणाली कहा जाता है। एमकेएस प्रणाली कहा जाता है। समझ में आई बात? एमकेएस प्रणाली क्या होगी बच्चों? आप कहोगे कि यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए तो इस प्रणाली को एमकेएस प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो अब दूसरी प्रणाली कौन सी है? सीजीएस। फिर इसके अंदर वही बात लिख लो। क्या लिखोगे? वही लिखोगे कि लंबाई, फिर लिखोगे द्रव्यमान, फिर लिखोगे क्या? समय। इनको किसमें मापा जाए? इसमें मापा जाए, लंबाई को मापा जाए सेंटीमीटर में। किसमें मापा जाए? सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर सीएम, यहां पे किलोग्राम केजी होता है। द्रव्यमान को मापा जाए ग्राम में। किसमें मापा जाए? ग्राम में, जीएम लिखते हैं। समय को मापा जाए सेकंड में। ठीक है, सेकंड मतलब एस। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर का सी ले लो, ग्राम का जी ले लो, एस सेकंड का एस ले लो, तो क्या प्रणाली बन गई? सीजीएस प्रणाली बन गई। क्या प्रणाली बन गई? सीजीएस प्रणाली बन गई। और आप क्या कहोगे कि यदि, आप देखो आप कैसे परिभाषा लिखोगे, यदि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए, समय को सेकंड में मापा जाए तो इसे क्या कहते हैं? सीजीएस प्रणाली कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास सीजीएस प्रणाली हो जाएगी। क्लियर? तो एमकेएस प्रणाली जब लंबाई, द्रव्यमान, समय को मीटर, किलोग्राम, सेकंड में मापा जाता है, और सीजीएस प्रणाली जब लंबाई, द्रव्यमान, समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है, तो वो हमारे पास होती है सीजीएस प्रणाली। क्लियर हुई बात? तो ये दोनों परिभाषाएं जो है वो आपसे पूछ ली जाती है 11th के एग्जाम में। बड़े एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन 11th में पूछी जा सकती है। चलिए अब चलते हैं अपने आगे। देखो, ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक है, ये कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के पूर्व लगन लिख रखे हैं। ठीक है, इनको आपने याद नहीं करना, लेकिन एक बार देखना अच्छे से, बार बार देखना जरूर है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है, अगर ये चीजें आएंगी तभी हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एसआई मात्रकों के पूर्व लगन, एसआई मात्रकों के पूर्व लगन। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर जो है आपको बाकी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे लिखा हुआ है कि अगर गुणांक 10 की पावर 24 हो, 10 की पावर -24 हो, क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर -24, तो पूर्व लगन लगता है योक्टो। क्या लगता है? योक्टो। और इसको किस संकेत से प्रदर्शित किया जाता है? वाई से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? वाई से। अब इस एग्जांपल को मैं समझाता हूं, इधर आओ आप। देखें, मैंने लिख दिया कि योक्टोमीटर। अब मैंने मीटर नहीं लिखा, मान लो कोई लंबाई थी, और लंबाई का मूल मात्रक तो क्या है बच्चों? लंबाई का मूल मात्रक तो मीटर है, लेकिन किसी ने आपको मीटर ना दे करके कह दिया कि ये तो जी आपके पास योक्टोमीटर है। क्या है? योक्टोमीटर है। ठीक है, मतलब मीटर के आगे पूर्व लगन, पूर्व लगन वो शब्द होता है बच्चों जो किसी शब्द से आगे लगता है, उसको पूर्व लगन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व लगन है जो मीटर से पहले लग गया, जो मीटर से पहले लग गया। तो ये योक्टोमीटर अगर लग गया, तो अब योक्टोमीटर का मतलब, योक्टोस का मतलब हमने क्या मानना है? 10 की पावर -24, 10 की पावर -24। अगर एक योक्टोमीटर बोल रहा है और उसको आपने मीटर में बदलना है, तो आप क्या लिखोगे? एक के साथ कितना का गुणा कर लोगे? 10 की पावर -24 का गुणा कर लोगे। किसके साथ में? एक के साथ में। क्या कहा आपको उसने कि मीटर को किसमें बोल दिया? जैसे मान लो आपको
ये पहले मैं एक लिखता हूं कि अगर आपको यूं बोल दिया कि 1 योक्टोमीटर, तो इसका मतलब कितने मीटर है बच्चों? इसका मतलब है कि 1 को गुणा कर दो, योक्टो का गुणांक क्या होता है 10 की पावर -24, तो 10 की पावर -24 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। योक्टोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 × 10 की पावर -24 मीटर। अगर आपको कह दिया जाता, इधर देखो बच्चों, अगर आपको कह दिया जाता 5 योक्टोमीटर, 5 योक्टोमीटर, योक्टो को y से प्रदर्शित करते हैं ना, तो क्या कह दिया 5 योक्टोमीटर, तो 5 योक्टोमीटर का मतलब हो गया 5 गुणा में योक्टो को आप क्या लगा दोगे 10 की पावर -24। अब y की जगह तो योक्टो की जगह तो 10 की पावर -24 आ गए ना, तो बच क्या गया सिर्फ मीटर, तो इसलिए ये मीटर आ जाएगा। और इस तरीके से 5 योक्टोमीटर को इस तरीके से मीटर में बदल लोगे। समझ में आई बात? चलिए एक आध बात मैं और बताता हूं, जैसे मेरे पास ये नैनो है, नैनो, नैनो का मतलब है 10 की पावर -9 और इसको n से प्रदर्शित किया जा रहा है। और आपको कोई कह दे कि आपके पास ये लो 8 नैनोमीटर है, नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलो, तो मैंने 8 का तो 8 लिख देना है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब नैनो की जगह क्या लग जाएगा? नैनो का गुणांक क्या होता है? 10 की पावर -9 होता है। नैनो का गुणांक क्या होता है? 10 की पावर -9 होता है। अब n की जगह तो 10 की पावर -9 आ गया, बच क्या गया मीटर, तो इसका मतलब 8 × 10 की पावर -9 मीटर 8 नैनोमीटर के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात कि पूर्व लगन कैसे लगाना है? चलिए अब ये मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूं, पहले ये देख लें कि योक्टो का मतलब 10 की पावर -24 और y से प्रदर्शित करते हैं, जेप्टो का मतलब 10 की पावर -21 और z से प्रदर्शित करते हैं, एटो का मतलब 10 की पावर -18 और a से प्रदर्शित करते हैं, फेम्टो या फर्मी का मतलब 10 की पावर -15, याद करना है इनको, 10 की पावर -15 और f से प्रदर्शित करते हैं, पिको 10 की पावर -12 और p से प्रदर्शित करते हैं, नैनो 10 की पावर -9 और n से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रो 10 की पावर -6 म्यू, मिली 10 की पावर -3, मिली जब भी आएगा मतलब गुणा कितने से होगा 10 की पावर -3 से, और m से प्रदर्शित करते हैं सेंटी 10 की पावर -2, सी डेसी 10 की पावर -1, डी और डेका क्या होता है 10, इसको डी ए से प्रदर्शित करते हैं, हेक्टो। अब यहां तक तो माइनस वाले हो गए, इसके नीचे प्लस में जाएगी पावर सारी, ठीक है। हेक्टो का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 2 एच से प्रदर्शित करते हैं, किलो 10 की पावर 3 के से प्रदर्शित करते हैं, मेगा 10 की पावर 6 कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, गीगा 10 की पावर 9 और जी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज देखना बच्चों, ये देखो ये गीगा 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -9 नैनो, ठीक है। तो इस तरीके के अंतर आपको करने आने चाहिए कि भाई आपके पास 10 की पावर -9 है तो नैनो होता है, और 10 की पावर 9 हो तो वो गीगा होता है, ठीक है। और 10 की पावर -6 है तो माइक्रो होता है, और 10 की पावर 6 है तो मेगा होता है, ठीक है। 10 की पावर -3 तो मिली और 10 की पावर 3 तो किलो, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है हमें करना आना चाहिए। 10 की पावर 12 तो टेरा और 10 की पावर -12 तो पिको, 10 की पावर 15 तो एक्सा और 10 की पावर -15 तो फर्मी या फेम्टो, ठीक है। तो इसी तरीके से 10 की पावर 18 तो एक्सा, 10 की पावर 21 तो जेटा, ठीक है। ये देखो 10 की पावर 21 तो जेटा है और 10 की पावर -21 तो जेप्टो है, क्लियर। और 10 की पावर 24 है तो योटा है, ठीक है। इधर -24 है तो योक्टा है, योक्टो, क्लियर। इसको कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल वाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप इसके बाद जो है माइनस वाली डिजिट 10 के बाद जो है प्लस वाली जो डिजिट है उसको माइनस वाली से कंपेयर करोगे तो आपको याद करने में थोड़ा आसान होगा और मजा भी आएगा, क्लियर। अब इन चीजों को आपने देख लिया। अब इन चीजों को देखने के बाद में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं अगर कहूं कि 15 पिकोमीटर को मीटर में बदलो, 15 पिकोमीटर को मीटर में बदलो, तो कैसे बदलोगे बच्चों? 15 तो 15 लिखना ही है, लिख दिया। अब पी क्या है? पी जो है वो पिकोमीटर है, ठीक है। पी क्या है? पिकोमीटर है अपने पास। ये देखो
पिकोमीटर कहाँ आया पिकोमीटर, ये रहा स्मॉल पी मैंने लगाया है, ये पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर का मतलब 10 की पावर -12 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पी की जगह लिख दूंगा 10 की पावर -12 और मीटर का मीटर तो रह ही गया, तो पिकोमीटर जो है इस तरीके से मीटर में बदल जाएगा। समझ में आई ये बात। तो ऐसे जो परिवर्तन है वो बहुत जगह आपको काम में आएंगे, बहुत जगह आपको न्यूमेरिकल जब करने होंगे वहां आपको काम में आएगा। बार बार मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि हमने अभी चैप्टर केमिस्ट्री शुरू करी है, बेसिक ढांचा है वो सीख रहे हैं। अगर जिस दिन हमें ये आने लग गया ना, उस दिन बड़े बड़े न्यूमेरिकल हमें चुटकियों में सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है, ये सीख लो पहले। देखो फिर मैंने एक और बात करी, मैंने कहा कि एक जैसे मिलीग्राम मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, मिलीग्राम। ठीक है, मिली को एम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ग्राम तो ग्राम है ही, ठीक है, जीएम है ही। अब 1 मिलीग्राम की जगह मैं कुछ और लिखता हूं, जैसे मैंने 5 मिलीग्राम लिख दिया। अब 5 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, 5 तो 5 आएगा ही आएगा, मिली की जगह क्या आ जाएगा, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3। अरे मिली की जगह मैंने 10 की पावर -3 लिख दिया, तो अब m नहीं आएगा, अब सीधा क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, और इस तरीके से 5 मिलीग्राम ग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यूं कह दिया, देखो और देखो कि मैंने यूं कह दिया कि 18 मैंने लिखा कि मिली सेकेंड, या मिली तो आ ही गया, कुछ और लिखते हैं। ठीक है, मिली आ गया तो कुछ और लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 10 की पावर 18 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब नैनो सेकेंड लिख दिया तो 18, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, सेकेंड तो सेकेंड है ही, एन की जगह तो 10 की पावर 9 आ गया, और सेकेंड का सेकेंड है ही, तो इस प्रकार से इसको सेकेंड में बदला जा सकता है। समझ में आई बात। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैंने लिखा मान लो 15 मैंने लिख दिया योक्टोमीटर वाला तो मैंने दे दिया पहले। ठीक है, मैंने लिख दिया गीगामीटर। ठीक है, स्मॉल m, कैपिटल G और स्मॉल, ठीक है, ये लिख दिया। अब और जैसे मैं और इसमें से कोई भी दे दूं, जैसे मैंने कह दिया कि 8 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 8 माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में बदलना है और इसको जो है वो मीटर में बदलना है। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है दो क्वेश्चन मुझे आप करके बताओगे। ठीक है, दो क्वेश्चन जो है मुझे आप करके बताओगे। ठीक है, तो कि 15 गीगामीटर बराबर कितना होगा, कितने मीटर होगा, और 8 माइक्रो सेकंड बराबर कितने सेकंड होगा, ये दो क्वेश्चन जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है। इस क्लास को जो है, इन दोनों कमेंट्स को जो है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना, और साथ में जो है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि जो है वो भी हमारे साथ साथ जुड़ जाएं और अभी से ही साइंस की स्टडी शुरू कर दें। जिन बच्चों को साइंस नहीं भी लेनी, वो भी एक बार देखना शुरू कर दे, ताकि अगर समझ में आए तो वो साइंस ले ले, ना आए तो वो नहीं लेगा साइंस। फिर समझ में आई बात। अपना खुद का जो है एनालिसिस पहले से ही अपने कर लें, ताकि जब स्कूल स्टार्ट हो, जब एडमिशन स्टार्ट हो, तब हमें कोई दिक्कत ना हो, हम सोचने समझने में ना बैठ जाएं कि हम साइंस लें या नहीं लें। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो जो है वो शेयर भी करें, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।